नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान का अपमान एक पूरे देश की आज़ादी की चिंगारी बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति का सार है। ये हमें बताता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि सच्चाई और हौसले में होती है। और यही हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कहते हैं ना, हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से ही तो लगती है। गांधी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही लम्हा आया था। एक ऐसा पल जिसने एक सीधे साधे वकील को एक अटल, एक मजबूत आंदोलनकारी बना दिया। जरा सोचिए, साल था 1893। जगह दक्षिण अफ्रीका। एक नौजवान भारतीय वकील मोहनदास गांधी एक बिजनेस के सिलसिले में वहां पहुंचे थे। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी और आने वाले भारत की पूरी कहानी बदलने वाला था। उनके हाथ में फर्स्ट क्लास का टिकट था। वो पूरी तरह से कानूनी तौर पर अपनी सीट पर बैठे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक था नहीं। सिर्फ सिर्फ इसलिए कि उनका रंग अलग था, उन्हें चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। उस सर्द रात में स्टेशन पर अकेले खड़े उन्हें सिर्फ बेइज्जती महसूस नहीं हुई, नहीं, उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक आग जल उठी। और उसी रात वहीं पर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो इस भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन देखिए, सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता है ना। गांधी ने उस गुस्से को एक हथियार में डाला। एक ऐसा हथियार जो हिंसा पर नहीं, बल्कि सच की ताकत पर चलता था। आइए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो दक्षिण अफ्रीका में अगले लगभग 20 सालों तक गांधी ने बहुत ही सदैवे तरीके से अपने आंदोलन की नींव रखी। 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस बनाकर उन्होंने लोगों को जोड़ा। फिर 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार के जरिए उन्हें एक आवाज दी, और 1910 में टॉलस्टॉय फार्म बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर होना सिखाया। एक एक कदम बहुत सोच समझकर। और इन सब कोशिशों के केंद्र में था एक शब्द, सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। यही उनका सबसे मजबूत हथियार बना। यह सिर्फ खामोश रहकर विरोध करना नहीं था, नहीं नहीं, ये तो अन्याय के सामने पूरी नैतिक ताकत और आत्मानुशासन के साथ डटे रहने का नाम था। फिर साल 1915 में जब गांधी भारत वापस आए, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ भी सीखा था उसे अपनी मिट्टी पर आजमाने का फैसला किया। और उस वक्त भारत में जगह जगह पर कई छोटे बड़े संघर्ष चल रहे थे। उनकी पहली असली परीक्षा हुई चंपारण में। वहां उन्होंने ब्रिटिश बागान मालिकों के हाथों सताए जा रहे नील के किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। और यहीं पर भारत ने पहली बार सत्याग्रह की ताकत को इतने बड़े पैमाने पर महसूस किया। इसके बाद अहमदाबाद में गांधी ने एक और ताकतवर तरीका अपनाया, उपवास। जब मिल मजदूरों और मालिकों के बीच बात नहीं बनी, तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये जो नैतिक दबाव था ना, वो इतना जबरदस्त था कि जल्दी फैसला मजदूरों के हक में आ गया। और फिर आया खेड़ा। यहां उन्होंने किसानों को जालिम टैक्स के खिलाफ एक किया और भारत का पहला बड़ा असहयोग आंदोलन चलाया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन 3 जीतों ने यह साफ कर दिया कि गांधी के तरीके सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन पर काम करते हैं। अब एक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मंच पूरी तरह से तैयार था। इन स्थानीय जीतों से मिले हौसले के बाद गांधी ने अपना ध्यान सबसे बड़े मकसद पर लगाया, ब्रिटिश साम्राज्य। अब सवाल ये था कि क्या उनके तरीके दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते थे। 1930 में गांधी ने एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त आइडिया से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी, नमक मार्च। सोचिए, उस समय भारतीयों को नमक पर टैक्स देना पड़ता था, वही नमक जो समंदर से मुफ्त में मिलता था। गांधी ने बस इसी अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ने के लिए 240 मील पैदल चलने का फैसला किया। 240 मील, ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, ये हजारों लाखों भारतीयों के इरादों का प्रतीक था। वो अपने नेता के साथ कदम से कदम मिला रहे थे और हर कदम उन्हें आजादी के और करीब ले जा रहा था। देखिए, नमक मार्च सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक जबरदस्त शुरुआत थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो के नारे के साथ। इन आंदोलनों ने करोड़ों भारतीयों को एक कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें सचमुच हिलाकर रख दी। भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन गांधी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी असली विरासत आज़ादी से कहीं बड़ी थी।
ये एक ऐसा विचार था जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला था। और विडंबना देखिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा को दी, उसकी मौत हिंसा के हाथों हुई। 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा में जाते समय उनकी हत्या कर दी गई। उनके आखिरी शब्द हे राम, शांति और विश्वास का आखिरी पैगाम थे। गांधी का दर्शन क्रांतिकारी था, क्योंकि ये लड़ाई को देखने का नजरिया ही बदल देता है। देखिए, पारंपरिक लड़ाई का मकसद होता है दुश्मन को हराना, लेकिन सत्याग्रह का मकसद है दुश्मन के दिल को बदलना, उसे सही राह पर लाना। यहां हथियार तलवार नहीं, बल्कि नैतिक शक्ति है, और लक्ष्य जीत नहीं, बल्कि सच की जीत है। पूरी दुनिया उन्हें महात्मा कह के बुलाती थी, लेकिन अपनी आत्मकथा में उन्होंने खुद को सिर्फ एक सत्य का साधक कहा। ये दिखाता है कि वो कितने विनम्र थे और ये मानते थे कि ज्ञान एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। पर आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में जो लड़ाइयों और झगड़ों से भरी पड़ी है, क्या नैतिक शक्ति हमारा हथियार बन सकती है? गांधी की विरासत हमें याद दिलाती है कि हाँ, ये मुमकिन है, और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना तब था।